बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले वेनेजुएला सल्वाडोर के 8 लाख लोगों पर बड़ा फैसला लिया है और मुसीबत खड़ी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कौन है मेजर दालिम जो सामने आ गए हैं और बांग्लादेश के मामले में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अब ट्रंप से क्यों डर रहे हैं बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर। अमेरिका में रह रहे वेनेजुएला और अल सल्वाडोर के 8 लाख से ज्यादा लोगों को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 18 महीने और देश में रहने की अनुमति दी है। गृह सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका में रह रहे वेनेजुएला के 6 लाख से ज्यादा लोग और सल्वाडोर के 2,30,000 लोग कानूनी रूप से अगले 18 महीने तक रह सकते हैं। बाइडेन का ये फैसला इसलिए खास है क्योंकि ये उनके कार्यकाल के बिल्कुल आखिर में आया है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के समय से ही सत्ता संभालने के बाद इमिग्रेशन नियम कड़े करने का वादा किया है। ऐसे में ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले बाइडेन के फैसले को उनके लिए मुश्किल खड़ी करने वाला माना जा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने टेम्पोररी प्रोटेक्टिव प्रशासन ने टीपीएस का पुरजोर समर्थन किया है। इसके तहत करीब 10 लाख लोगों को लाभ मिला है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद टीपीएस का भविष्य क्या होगा, इस पर अनिश्चितता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इसके इस्तेमाल को कम करने की कोशिश की थी। गृह सुरक्षा विभाग ने अमेरिका में रह रहे 1,03,000 से ज्यादा यूक्रेनियन 1900 सूडानी लोगों के लिए भी टीपीएस बढ़ा दिया है। बाइडेन का यह फैसला उन लाखों प्रवासियों के लिए राहत की खबर है जो राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं या फिर दूसरे संकटों के कारण अपने देशों में नहीं लौट सकते। टीपीएस उन्हें अमेरिका में कानूनी तौर पर रहने और काम करने की अनुमति देता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने हाल ही में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। अल सल्वाडोर में पिछले 2 सालों से आई भारी बारिश के कारण लोगों का वहां वापस लौटना मुश्किल है। इन दोनों देशों के लोगों को बाइडेन के फैसले से बड़ी राहत मिली है। टीपीएस साल 1990 में बनाया गया एक ऐसा प्रावधान है जो प्राकृतिक आपदाओं या गृह युद्ध से पीड़ित देशों के लोगों को निर्वासन से बचाता है। ये उन्हें 18 महीने तक अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है। इस समय लगभग 17 देशों के 10 लाख प्रवासी टीपीएस के अंतर्गत रह रहे हैं। इनमें वेनेजुएला, हैती, होंडुरास, निकारागुआ, अफगानिस्तान, सूडान, यूक्रेन, लेबनान के लोग शामिल हैं। वेनेजुएला के लोग सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक हैं। 2001 में आए भूकंप के बाद अल सल्वाडोर के लोगों को टीपीएस मिला था। अमेरिका में टीपीएस कानूनी रूप से देश में रहने की अनुमति देता है, लेकिन नागरिकता का रास्ता प्रदान नहीं करता। लोगों को अपनी स्थिति को नवीनीकृत कराने के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। ट्रंप और उनके साथ जेडी वेंस ने सुझाव दिया था कि वे बड़े पैमाने पर निर्वासन की नीति अपनाते हुए टीपीएस और अस्थायी दर्जा वाली नीतियों को कम करेंगे, और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलों को लगातार बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने एक बड़ा बयान दिया है और तुर्की ने कहा है कि हम भारत को रिप्लेस कर देंगे और भारत की जगह हम आ जाएंगे। भारत की जगह ये बेचना शुरू कर देंगे बांग्लादेश को हथियार। और ये तो अंदाजा था ही, पहले भी इस तरीके की बातें हो चुकी है, ये देखने को भी मिला है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, जो लंबे समय से प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने 9 जनवरी को ढाका के राजकीय अतिथि गृह जमुना में व्यापार मंत्री डॉक्टर ओमर बोलत के नेतृत्व में तुर्की के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। यूनुस ने बांग्लादेश को दुनिया का 8वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश बताते हुए उनकी सरकार देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, ये बात भी कहा। उन्होंने तुर्की से देश में निवेश करने का अनुरोध किया और सुझाव दिया कि वे बांग्लादेश के युवा कार्यबल का उपयोग कारखानों को चलाने के लिए कर सकते हैं, जिससे उन्हें पूरे क्षेत्र में प्रोडक्टों की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। चर्चा के दौरान यूनुस ने तुर्की से देश के रक्षा उद्योग को विकसित करने में मदद करने के लिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को बांग्लादेश लाने का आग्रह किया। मुख्य सलाहकार ने कहा कि आप टेक्नोलॉजी के नेता है, आप यहाँ अपना रक्षा उद्योग बना सकते हैं।
आइए शुरुआत करें, हम आपकी किसी भी जरूरत के लिए उपलब्ध हैं। तुर्की के व्यापार मंत्री डॉक्टर ओमर बोलत ने यह भी कहा कि दोनों देश कपड़ा उद्योग से परे अपने सहयोग में विविधता ला सकते हैं, जो वर्तमान में बांग्लादेश में तुर्की का प्राथमिक आयात है। रक्षा उद्योग के अलावा बोलत ने बांग्लादेश और तुर्की के बीच आर्थिक सहयोग के लिए स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि मशीनरी को भी प्रमुख क्षेत्रों में उजागर किया है। व्यापार मंत्री ओमर बोलत और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने 9 जनवरी 2025 को ढाका, बांग्लादेश में मुलाकात करी। बांग्लादेश ने तुर्की को लगभग 581 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सामान का निर्यात किया है, जबकि देश से उसका आयात लगभग 424 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। तुर्की के व्यापार मंत्री ने प्रस्ताव दिया है कि अंकारा बांग्लादेश के आयात बाजारों में भारत और अन्य देशों की भूमिका निभा सकता है। तुर्की के मंत्री ने कहा कि हम बांग्लादेश के आयात में भारत और अन्य बाजारों की जगह ले सकते हैं, सभी स्तरों पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। वर्तमान में बांग्लादेश में लगभग 20 प्रमुख तुर्की कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिव हैं, जिनमें वस्त्र, सहायक उपकरण, रसायन, इंजीनियरिंग, निर्माण और ऊर्जा शामिल है। बांग्लादेश में कार्यरत तुर्की कंपनियों ने तुर्की की एलपीजी कंपनी AYGAZ, कोका कोला, आइसेक और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर निर्माता शामिल है, जिनसे सिंगर बांग्लादेश लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। तुर्की बांग्लादेश के बीच बढ़ते संबंध हाल ही में हुए घटनाक्रम पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश के साथ अपने सैन्य प्रशिक्षण के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिन पहले ही आया है, जो 1971 के बाद पहली बार इस तरह की व्यवस्था है। फरवरी 2025 में शुरू होने वाला ये प्रशिक्षण दोनों देशों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ये बांग्लादेश की आजादी के बाद पहली बार है कि वह अपनी धरती पर पाकिस्तानी सैन्य बलों की मेजबानी करेगा, एक ऐसा परिदृश्य जिसकी पहले कभी किसी बांग्लादेशी ने कल्पना नहीं की थी। इस समझौते से पहले दिसंबर 2024 में काहिरा में एक सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस के बीच में बैठक हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हितों के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई, जिससे उनके संबंधों में एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत मिला। इस बीच 5 जनवरी 2025 को बांग्लादेश ने अपने न्यायिक अधिकारियों के भारत की निर्धारित यात्रा को रद्द करके एक कूटनीतिक कदम उठाया और एक इशारा दिखाया कि यहाँ पर और भी ज्यादा स्थिति अलग हो रही है। तुर्की के शामिल होने के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की का एक संभावित रणनीतिक गठजोड़ उभर रहा है, एक ऐसा गठबंधन जो इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को संतुलित करता है। ये कदम भारत पर अपनी निर्भरता कम करने, अपने विदेश संबंधों में विविधता लाने के लिए ढाका द्वारा जानबूझकर की गई रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। बांग्लादेश के रक्षा क्षेत्र में तुर्की का बढ़ता प्रभाव निर्बाध रहने की संभावना है, क्योंकि यह देश पहले से ही सैन्य आपूर्ति करता रहा है। हाल ही में बांग्लादेश और तुर्की रक्षा निर्माता ऑटोकर ऑटोमोबिव ने भी 24 तुल पर लाइट टैंक हासिल करने के लिए बातचीत करी है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे बांग्लादेश की कई सारी चीजें यहाँ आ रही हैं, पर आगे क्या होगा? आगे के लिए भारत ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। फ्रंट लाइन पे पेट्रोलिंग के साथ साथ यहाँ पर भारत ने बॉर्डर को सील करना भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि ये धीरे धीरे भारत की ताकत को बढ़ाएगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक शख्स का रिटर्न हुआ है और वो है मेजर दालिम। ये जो चेहरा देख रहे हैं, इस चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है। कौन है ये बंदा? तो कहा जाता है कि 1975 में जो तख्ता पलट हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान मारे गए थे, उस समय इस बंदे ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। और अगर ये सच है, वैसे तो बहुत लोग अभी सोच ही रहे हैं कि ये सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर यहाँ माना जा रहा है कि ये किसी अज्ञात जगह पे थे, अचानक से निकल कर सामने आए। एक इंटरव्यू इन्होंने गूगल पे दिया, यूट्यूब पे दिया और उसके बाद ये चर्चा का विषय बन गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।